दोस्तों नमस्कार। सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है कि पुलिस किसी अपराधी के खिलाफ जिन धाराओं को अपनी एफआईआर कॉपी में दर्ज करे और उसी की जांच के लिए जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बने तो वह अपनी जांच में पुलिस द्वारा लिखी गई धाराओं को बेहद कमजोर करार दे और उसके बाद कहे कि दरअसल इन धाराओं को हटा डालिए और इसके बाद जिन धाराओं का वो जिक्र करे वह खुले तौर पर ऐलान हो कि दरअसल साजिश के साथ सुनियोजित तरीके के साथ हत्या की गई है। जी, लखीमपुर का हादसा नहीं था, लखीमपुर में एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई थी और हत्या भी यूं नहीं हुई थी, क्योंकि जो रिपोर्ट निकल कर आई और जो पूछताछ के दौरान जिन बातों का जिक्र एसआईटी टीम के सामने कागज और दस्तावेजों में दर्ज है वो बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि यह कल्पना के परे है कि पहले अपने मित्रों के साथ बैठ जाइए, उन्हें एक साथ जमा कीजिए, 3 गाड़ियों की व्यवस्था और किस किस की गाड़ी होगी उसकी भी व्यवस्था हो, कौन गाड़ी चलाएगा इसकी भी सोच हो और फिर तय हो तारीख जब जिले के भीतर में राज्य के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की मौजूदगी हो और मोदी मंत्रिमंडल में गृह मंत्रालय में राज्य स्तर के मंत्री अजय मिश्रा भी एक कार्यक्रम में जिले के भीतर मौजूद हो। पुलिस उन्हीं के लिए लगी होगी, उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए या फिर शांतिपूर्ण तरीके से उस कार्यक्रम में कहीं कोई दूसरी खलल ना पड़े, इसी दिशा में पुलिस लगी होगी। तो उसी वक्त 3 गाड़ियां किसानों को रौंदते हुए निकलेगी। यह पूछताछ का हिस्सा है जो बिल्कुल साजिश के तहत कहा गया। शायद इसीलिए एसआईटी टीम ने जो अपनी रिपोर्ट अब अदालत के सामने पहुंची सौंप डाली है, उसमें कई सवालों ने जन्म दे दिया है। पहला सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जिन बातों का जिक्र अक्टूबर के पहले हफ्ते में यानी 3 अक्टूबर को लखीमपुर की घटना हुई, उसके बाद इस देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जिस बात का जिक्र कर रहे थे, अगर बेटा दोषी होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, जबकि एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। हो सकता है इसके बाद वो कहें यह अदालत का जिक्र हमने किया था, अदालत में सुनवाई के बाद जब सजा हो जाएगी तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। पहला सवाल, क्या मोदी मंत्रिमंडल के भीतर भी अपराधियों की एक लंबी फेहरिस्त है? क्योंकि जिन मंत्रियों का मंत्रिमंडल है उन मंत्रिमंडल में 42% ऐसे मंत्री हैं जो दागी हैं, उसमें भी 32% मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जो दर्ज उन्होंने अपने हलफनामा में चुनाव भरते वक्त दिए हैं। और संयोग ऐसा है कि हम जब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का जिक्र कर रहे हैं तो एक दूसरे गृह राज्य मंत्री भी हैं, निशीथ प्रामाणिक। ये पश्चिम बंगाल से आते हैं, कूच बिहार से आते हैं। इन्होंने भी अपने हलफनामे में इनके खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चल रहा है, इसका भी जिक्र किया गया है। और कुल 4 मंत्री ऐसे हैं जो कि 8 की धारा 302 के तहत जिन पर मुकदमा दर्ज है, इनका जिक्र इन मंत्रियों ने किया है जो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा है। तो पहली छांव और पहली बात तो सीधे तौर पर मोदी मंत्रिमंडल को लेकर अजय मिश्रा को कब निकाला जाएगा, कब बर्खास्त किया जाएगा, यह पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, क्या वाकई जब 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के बारे में यह कहा कि हम उन्हें समझा नहीं पाए और हम अब वापस ले रहे हैं कानून, तो उससे पहले जिन बातों का जिक्र होता था, खालिस्तानी, आतंकवादी या किसानों को लेकर जो भी शब्द कहे गए, इसका मतलब है कि इतनी घृणा सरकार के भीतर भरी हुई थी, क्योंकि मंत्री का बेटा साजिश कर रहा था किसानों को कुचलने की। और ऐसा नहीं है कि यूं ही उसके भीतर कोई घृणा जाग गई हो और यूं ही उसने सोच लिया हो। इस देश के भीतर में बहुत सारे लोग थे जो किसानों के आंदोलन के खिलाफ खड़े थे, लेकिन क्या सभी जीप लेकर निकल जाएंगे? यकीनन नहीं निकलेंगे। वो मंत्री का बेटा था। तो क्या वाकई इतनी घृणा सरकार के भीतर किसानों को आंदोलन को लेकर थी? और 19 नवंबर से पहले की परिस्थितियों में हम जाते हैं और 3 अक्टूबर को जो लखीमपुर की घटना हुई वो यूं ही नहीं होगी, क्योंकि जो पूछताछ हुई उसमें जो तमाम आरोपी हैं, एसआईटी की टीम ने जिन लोगों से पूछताछ की और जो आरोपी हैं उनके जरिए ही ये बात निकल कर आई कि बिल्कुल किस तरीके से सब कुछ एक साजिश के तहत, सोची समझी रणनीति के तहत किसानों को कुचलने की परिस्थिति थी। और तीसरी बड़ी बात यह है कि क्या वाकई इस तरह की स्थितियां इस देश के भीतर में सामाजिक और राजनीतिक तौर पर आ चुकी है, जहां कानून कोई मायने नहीं रखेगा,
हमें लगता है कि एक तो एसआईटी की कॉपी को आज पढ़ने की जरूरत है और दूसरा जो पूछताछ हुई है उन बातों को अदालत के सामने रखा गया है और अदालत अपने तौर पर फैसला ले रही है कि दरअसल अब इसके तहत ही पूरा मुकदमा चलाया जाए। जो मुकदमा चलेगा क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले एसआईटी को डपटा भी था। आप ढीली जांच मत कीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला भी गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगली तारीख जो है वह 6 जनवरी की है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में कई सवाल एक झटके में निकल कर आते हैं। भारत की राजनीतिक सत्ता इस देश के कानून से ज्यादा ताकतवर है। इस देश के भीतर में जो मंत्री है उस पर कभी कोई आंच नहीं आएगी, चाहे वो कितने भी अपराध कर ले। और तीसरा, क्या वाकई मंत्री अपने करीबियों को यह स्थिति में लाकर खड़ा कर सकता है कि तुम्हें कोई छुएगा भी नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो और वह सत्ता के अनुकूल करो? क्या ऐसी राजनीति इस देश में हो रही है? यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास उन 13 लोगों की लिस्ट है जिनसे एसआईटी ने पूछताछ की। आशीष मिश्रा, जो कि अजय मिश्रा के बेटे हैं, मंत्री महोदय के, ये तिनकुनिया खीरी से आते हैं, इनसे पूछताछ हुई। लवकुश, यह भी तिकोनिया खीरी से आते हैं, इनसे भी पूछताछ हुई। तिकोनिया के एक और हैं धर्मेंद्र बंजारा, इनसे भी पूछताछ हुई। रिंकू राजा, इनसे भी पूछताछ है। ये चारों जो है एक ही जगह से निकल कर आते हैं। और 5वां नाम है शिशुपाल का, जो कि तिकोनिया खीरी से निकल कर आते हैं। ये 5 लोग एक जगह के हैं। इसके अलावे आशीष पांडे, ये निधासन खीरी के हैं। शेखर भारती, ये लखनऊ से आते हैं, हुसैनगंज थाना। अंकित दास, यह भी लखनऊ से आते हैं। लतीफ, ये फरगान खीरी से आते हैं। नंदन सिंह बिष्ट, ये लखनऊ से आते हैं, थाना गाजीपुर लिखाया गया है इनके पता में। सत्यम त्रिपाठी, ये कौशांबी से आते हैं। सदर खीरी के सुमित जायसवाल हैं और उल्लास कुमार त्रिवेदी सिंगाई खीरी से आते हैं। ध्यान दीजिए, तो 5 अलग अलग जगह हैं जहां से ये 13 आरोपी हैं जिनके ऊपर अब हत्या का मुकदमा चलेगा। क्योंकि हत्या का मुकदमा इसलिए क्योंकि जिन धाराओं का जिक्र किया गया उन धाराओं में अब बहुत साफ तौर पर किया है कि अब आपको 4 धाराएं और जोड़नी होंगी। 307, 326, 34, ये आईपीसी की 3 धारा जोड़िए। और इसके अलावे जो शस्त्र अधिनियम है उसकी धारा 3, 25, 30, इन तीनों को भी जोड़िए। क्योंकि इस कॉपी में ये अदालत को जो सौंपी गई है, इसमें एसआईटी के जो मुख्य विवेचक हैं, निरीक्षक विद्याराम दिवाकर है, जिनके हस्ताक्षर है, जो जनपद खीरी से आते हैं, उन्होंने लिखा है कि लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं यह आपराधिक कार्य किया गया। यह आपराधिक कार्य जानबूझकर पूर्व से सुनियोजित योजना के अनुसार जान से मारने की नीयत से किया गया है। इसमें जिक्र किया गया है 5 लोगों की मृत्यु हो गई। लौट चलिए फिर पुरानी परिस्थिति में कहा गया था कि एक जर्नलिस्ट जो मरा है उसे किसानों ने मारा है। यह बिल्कुल नहीं, बाकायदा इसमें जिक्र किया गया पूछताछ के बाद 5 लोगों की मृत्यु हुई। यह भी जिक्र है कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह भी जिक्र है कई लोगों के पांव और हाथों की हड्डियां टूट गई, फ्रैक्चर भी हो गया। यह भी जिक्र है। और इस बात का जिक्र किया गया कि जो एफआईआर की कॉपी में अलग 3 धाराओं का जिक्र उनको हटा देना चाहिए। वो 279, 338 और 304A है, यानी ये लापरवाही और उपेक्षा का जिक्र होता है। उनका कहना है बिल्कुल नहीं। 307, 326 और 34 आईपीसी की धारा जोड़िए। और नई परिस्थिति में अब जब मुकदमा चलेगा तो वो मुकदमा इस आधार पर चलना चाहिए कि 147, 148, 149, 307, 326, 302, 34 और 120B। और इसके अलावे जो आर्म्स एक्ट है उसके मातहत 3, 25, 30, इसके तहत इन पर अब मुकदमा चलना चाहिए। तो अगर अपराध इतना सुनियोजित है तो फिर मोदी मंत्रिमंडल में अजय मिश्रा अभी तक कैसे बने हुए हैं? और जब इस तरीके की साजिश की गई जो एसआईटी की रिपोर्ट बतला रही है, तो फिर इसके बाद वो कौन सी परिस्थिति बचती है जिसमें किसानों को लेकर किस तरह की भावना, किसान आंदोलन को लेकर सत्ता सरकार के भीतर और जो सत्ता के करीबी लोग थे उनके भीतर रही होगी? यह भी एक सवाल उठता है। यहां यह जिक्र करने की जरूरत है फिर ऐसा क्या हुआ कि 3 अक्टूबर तक घृणा थी और जो कुछ लखीमपुर में हुआ, लेकिन यह किसी को शायद सत्ता पक्ष में कोई नहीं मानता होगा कि इस तरीके से किसान आंदोलन में और उसमें तेजी और तल्खी आ जाएगी और वो सत्ता के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। यहीं से सियासत की एक दूसरी मोटी लकीर शुरू होती है। संयोग ऐसा है कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव के तहत जब लखनऊ में थे तो उस वक्त भी वह
नहीं गए थे। वो 5 अक्टूबर का दिन था, उस वक्त भी वह नहीं गए लखीमपुर खीरी किसानों का हालचाल पूछने के लिए। लेकिन 19 अक्टूबर को उन्होंने जब माफी मांग ली और तीनों कानून वापस हो गए और संयोग से एसआईटी की रिपोर्ट कल आई है और वो आज अदालत के सामने कल सबमिट की गई और आज अदालत के सामने रखी गई। और संयोग से इन दोनों दिन प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में बनारस में मौजूद है। इस पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे और ये सवाल बार बार उठते रहे कि क्या वाकई गृह राज्य मंत्री को पद पर बने रहना चाहिए। हमें लगता है ये सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, एडीआर है, उसकी एक रिपोर्ट बतलाती है कि मोदी कैबिनेट के 78 मंत्री यानी 78 मंत्रियों में से 33 मंत्रियों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं यानी 42%। 24 उसमें से मंत्री ऐसे हैं यानी 31% मंत्री ऐसे हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। इसमें मर्डर भी है, अटेम्प्ट टू मर्डर भी है, रॉबरी भी है, इस तरीके के सीरियस केसेस इन पर चल रहे हैं। और इसमें हमने जिक्र किया संयोग से गृह मंत्रालय में एक अजय मिश्रा जिनके बेटा ने ये सब जो किया वो आपकी आंखों बता रहे हैं आपको, और दूसरे निशीथ प्रमाणिक जिनके ऊपर खुद 302 का मुकदमा है और इसका जिक्र उन्होंने अपने हलफनामे में किया है। और दूसरा पक्ष यह भी है कि दरअसल मोदी मंत्रिमंडल में 78 में से 70 ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। तो रईसी की दिशा में मत जाइए। अभी अपराध की परिस्थितियों को हम लोग टटोलना चाह रहे हैं और जरा समझना चाह रहे हैं इस देश में राजनीति क्या क्या खेल खेलती है। तो क्या जो किसानों को लेकर माफी मांगना और किसानों के 3 कानूनों को वापस लेना राजनीतिक तौर पर एक मोटी लकीर खींचने की परिस्थिति में प्रधानमंत्री आकर खड़े हो गए? क्योंकि वो जान रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर 2017 में जीत मिली थी इस बार वो नहीं मिलेगी। क्या ऐसी बात थी? अगर ऐसी बात थी तो क्या इसी का असर है कि वो समझ गए कि अब यहां पर चीजें अगर अपने अनुकूल करनी है तो किसानों का कानून जो है, जो बनाया गया है रिफॉर्म के नाम पर, उसको वापस ले लिया और इसलिए लगातार वह उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि बीते 2 महीनों में अगर आप ध्यान दें तो प्रधानमंत्री 6ठी बार उत्तर प्रदेश में पहुंचे, वह भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि अगर आप तारीखों को पर ध्यान दीजिए तो इसका मतलब एक तो यह भी निकलता है कि अब आचार संहिता लागू होने में ज्यादा दिन का वक्त नहीं है। उससे पहले जो शोर मचाना है मचा ले, जो लोकार्पण करना है कर लें, जो शिलान्यास करना है कर लें और जो भी करना है कर लीजिए, क्योंकि जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव की दिशा में चीजें बढ़ जाएंगी। तो फिर जरा यह समझिए कि क्या वाकई प्रधानमंत्री, एक तरफ उनकी कैबिनेट में अजय मिश्रा की मौजूदगी है, दूसरी तरफ इसके अलावे भी कई मंत्री ऐसे हैं जो दागी हैं, लेकिन लगातार 6 यात्राएं 20 अक्टूबर को कुशीनगर हवाई अड्डे का उद्घाटन करने वो पहुंचे थे। ये जानते समझते हुए कि कुशीनगर का प्राइवेट हाथों में सौंपने के लिए नीति आयोग रिपोर्ट तैयार कर चुका है और उसके बाद उसकी बिक्री भी होनी है। तो आने वाले दिनों में कुशीनगर हवाई अड्डा हो सकता है अडानी के पास चला जाए। उसकी रिपोर्ट पूरी तैयार हो गई है, लेकिन 20 अक्टूबर को उन्होंने जनता के लिए उद्घाटन किया। 25 अक्टूबर को पूर्वांचल में 9 मेडिकल कॉलेजेस का उन्होंने उद्घाटन किया। उद्घाटन न कहिए, लोकार्पण कहिए। 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस उन्होंने खोला और उसके 3 दिन बाद किसानों के कानून को वापस दिल्ली में लिया था। गुरु पूर्णिमा के दिन माफी मांगते हुए कहा था। उसके बाद 7 दिसंबर को गोरखपुर एम्स खुला, 9,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। फिर 11 दिसंबर को 9,600 करोड़ की जो सरयू कैनाल प्रोजेक्ट है, जो कि गोंडा, बलरामपुर, बहरीच इन जगहों से गुजरती है, उसका भी लोकार्पण किया गया। और अब कल काशी कॉरिडोर। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, सवाल यह है कि क्या इस दौर में हम लोग जहां खड़े हैं वहां कोई राइट लेफ्ट सेंटर नहीं होता है। यानी अभी तक इस देश के भीतर में वैचारिक बहस चलती रही कि ये लेफ्ट लीनिंग का है, ये राइट लीनिंग का है, ये सेंटर लीनिंग का है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्ता जहां से मिल जाए हम उसी लीनिंग के हैं। क्योंकि ये कैसे संभव है कि एक तरफ ईमानदारी का जिक्र हो और दूसरी तरफ करप्शन की भरमार हो, जो तमाम अलग अलग जगहों से नजर आए। चाहे वो राफेल का आप जिक्र करेंगे, चाहे किसी भी दूसरी परिस्थितियों में इस देश के भीतर का जिक्र करेंगे। ये कैसे संभव है कि क्रिमिनल एस्पेक्ट से जुड़े हुए लोग जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं वो मंत्रिमंडल में भी शामिल हो जाएंगे? ये कौन सी लीनिंग है? ये कोई बताने वाली लीनिंग नहीं है। और लखीमपुर की जो एसआईटी की रिपोर्ट जब बहुत साफ तौर पर बताती है कि 13 लोगों की साजिश, क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट ने जो पूछताछ की है
वह रिपोर्ट जो अदालत में सौंपी है उसमें खासतौर से अंकित दास, लतीफ, सत्यम त्रिपाठी, सुमित जायसवाल, रिंकू राजा, इन लोगों से जो पूछताछ हुई, और उसमें एक नाम और है, वो नाम है शेखर भारती का। इन लोगों से जो पूछताछ हुई उसमें बहुत साफ तौर पर निकल कर आया कि एक साजिश कैसे रची जा रही थी, और सोची समझी परिस्थितियों के साथ हर किसी को यह भरोसा था कि सत्ता उनकी अपनी ही है। डबल इंजन की सरकार है, लखनऊ में भी अपने हैं और दिल्ली में भी अपने हैं, तो कोई कुछ नहीं कहेगा और पुलिस कुछ दिनों के लिए पकड़ेगी, जेल में डाल देगी। लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ा तो मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। 3 बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, लेकिन फिर वही सवाल है, क्या वाकई सत्ता की ही लीनिंग इस देश के भीतर में लेफ्ट राइट सेंट्रल हो गई है? नेताओं की अपनी कोई सोच नहीं, या सत्ता में बना रहना और बने रहने के दौरान कानून की धज्जियां उड़ जाए, पुलिस को अपने अनुकूल करने के लिए एफआईआर दर्ज करने की स्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया जाए। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जिस दिन गिरफ्तारी हुई आशीष मिश्रा की, उस दिन भी उनसे जो पूछताछ चल रही थी वो कितने घंटे, एसआईटी की इतनी लंबी पूछताछ इससे पहले कभी नहीं हुई थी। यानी इस देश में एसआईटी ने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को से पूछताछ की है। एक वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन उस वक्त भी 9 घंटे ही पूछताछ हुई थी। लालू यादव से भी पूछताछ हुई थी, एसआईटी ने अपने तौर पर पूछताछ की थी। अलग अलग मंत्रियों से कई बार पूछताछ एसआईटी ने की है, लेकिन मंत्री के बेटे से जो पूछताछ हो रही है, जो चुनाव लड़ने के लिए लगातार बेचैन थे, वह इस बार चुनाव लड़ना चाहते थे, उनसे 14 घंटे पूछताछ हुई। और 14 घंटे की पूछताछ के बाद भी कहा गया कि वो अपनी जुबान पूरी नहीं खोल पा रहे हैं। और उसके बाद इस देश के भीतर में जो हल्ला शोर हंगामा मचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने तौर पर सुओ मोटो लेते हुए कहा हम सुनवाई करेंगे। और ऐसी परिस्थिति आई कि उसके बाद एसआईटी ने जांच में तेजी लाई, और उस जांच की तेजी में यह बात निकल कर आई कि एक सिलसिलेवार तरीके से दिन को तय किया गया था। इस दिन हम ये कृत्य करेंगे, इस दिन इस तरीके से इन चीजों को किया जाएगा। अब यहां पर असल सवाल है कि अगर राजनीति के लिए ही सब कुछ है और राजनीति में सत्ता बरकरार रहे इसीलिए सारी चीजें हैं, तो फिर अजय मिश्रा को हटाया जाए या ना हटाया जाए? राजनीति कहती है मत हटाइए, अपनी दबंगई दिखाइए, क्योंकि अपनी दबंगई में लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जब आप कमजोर हो जाते हैं, खास तौर से तब जब उससे पहले के तमाम वर्षों में आप बताते रहे कि हम ही ठसक के साथ चलेंगे, क्योंकि ठोकों की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बार बार जिक्र करते रहे हैं कि ये ठोकने की परिस्थितियां थी, और अपराधियों को ठिकाने लगाने की जो सोच थी उसमें भी किस तरीके से सत्ता और राज्य की सरकार सेलेक्टिव हो गई थी, जातियों को लेकर सेलेक्टिव हो गई थी, किन जातियों से खिलाफ कार्रवाई करनी है, किन के खिलाफ नहीं कार्रवाई करनी है, ऐसी परिस्थितियां भी आ गई थी। तो अब यहां पर 2 सबसे बड़े सवाल है। एक, किसानों की हत्या करने की साजिश और सुनियोजित तरीका जो अपनाया गया 3 अक्टूबर को, उसको अपनाने की बात निकली कहां से? क्या इसकी मुकदमे के दौरान चीजें निकल कर आएंगी? ये किसने कहा होगा? क्योंकि एक मंत्री का बेटा अपने तौर पर अपने इलाके के किसानों को कुचल देंगे, यह सोच नहीं सकता है। जाहिर है उसको यह कहा गया होगा कि तुम्हें कानून हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन फिर भी कोई आंदोलन चल रहा है, देश भर में चल रहा है, 1 बरस से चल रहा है। उस 1 बरस के दौर में किसी ने नहीं सोचा, यहां तक कि दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए किसानों के सामने भी कील ठोकी गई, वहां पर अलग अलग जगहों पर पानी मारा गया, वहां पर आंसू गैस छोड़े गए, लाठियां भांजी गई, लेकिन किसी ने कुचलने की नहीं सोची। वहां पर कुचलने की ताकत कहां से आ गई? क्या हमारी राजनीति इतनी क्रूर हो गई है, या फिर कानून इतना कमजोर हो गया है? अगला सवाल, उससे जुड़ा हुआ सवाल, अब उसकी भरपाई की दिशा में क्या वाकई मंत्री को हटाकर वाहवाही ली जाए, या यह भी किसानों की जीत मानी जाएगी? जिस तरीके से अभी भी यह सवाल है कि किसानों के 3 कानूनों को वापस लेने के बावजूद किसान बीजेपी के हक में नहीं है। वह किसे वोट देगा यह एक अलग मसला है, लेकिन वह बीजेपी को हराना चाहता है, क्योंकि उसे अभी भी शक है, क्योंकि बीजेपी से जुड़े नेता ही बार बार कहते रहे ये 3 कानून फिर से आ जाएगा। तो क्या ऐसी परिस्थितियां इस देश के भीतर में आकर खड़ी हो चली है जहां कोई सत्ता में है तो सत्ता छोड़ना नहीं चाहता, सत्ता नहीं छोड़ने की दिशा में सब कुछ अपनी हथेली में दबोच लेना चाहता है, और सब कुछ अपनी हथेली में दबोचते हुए अपने लोगों को वो फ्री कर देता है कि तुम्हारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? ये सारे सवाल बेहद गंभीर हैं, क्योंकि राजनीतिक जीत हार तो लोकतंत्र का हिस्सा है।
जनता जिसे वोट देगी, जिसे नहीं देगी। यह परिस्थितियां कोई अभी की नहीं है। भारत का लोकतंत्र धीरे धीरे बड़ा सुदृढ़ हो चला है और कई चुनाव इसने देखे हैं। 1952 के बाद से इस देश में जनता ने वोट दिया है, लेकिन क्या फिर भी मौजूदा परिस्थिति और तत्काल की स्थितियां ऐसी आ गई है क्योंकि 2022-2024 को भी निर्धारित कर रहा है? क्या यह विधानसभा का चुनाव लोकसभा से जुड़ रहा है? क्या इस देश के भीतर में आर्थिक डामाडोल की परिस्थितियों में सरकार इस तरीके से फंस चुकी है जहां उसके सामने अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव समूह है, जो प्रेशर ग्रुप्स है, वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, जो भी हो, उनके हिसाब से कानून और रिफॉर्म बनाने की दिशा में चीजें बढ़ गई है? और पहली बार यह महसूस हुआ कि ऐसे में तो सत्ता गंवा देंगे, तो सत्ता पाने के लिए फिर से वापस यू टर्न लिया गया। ये सारे अपनी जगह सवाल हैं, लेकिन इसका क्रिमिनल एस्पेक्ट 3 ही है। पहला, इस देश में संविधान के तहत कानून का राज होना चाहिए, जो लखीमपुर में नजर नहीं आया। दूसरी बात, इस देश में कानून को पालन करते हुए व्यवस्था बनाए रखने की परिस्थितियों में पुलिस ने जो धाराएं लगाई, उसने बहुत हल्की धाराएं क्यों लगा दी? और तीसरी महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात, ये सारी परिस्थितियां अगर SIT की रिपोर्ट बतलाती है कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से कई दिनों से चीजें चल रही थी, ये एक झटके में नहीं निर्णय लिया गया, और तमाम पूछताछ के बाद उसकी जो रिपोर्ट बतलाती है, तो ये हैरान करने वाली बात है कि इस देश के भीतर में किसी को गाड़ी से कुचल कर मारते हुए निकल जाने के बाद भी कानून का कोई खौफ नहीं होगा, क्योंकि पिता मंत्री है, पार्टी हमारी है, दोनों जगह पे सरकार हमारी है। क्या यह सोच इस देश में रेंग रही है? और जाति के अनुकूल परिस्थितियां भी हमारी हैं, क्या ऐसी भी परिस्थिति रेंग रही है? हो सकता है, इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है सत्ता को बनाए रखने के लिए और बचाए रखने की किसी भी परिस्थितियों का सामना करने के लिए आप भी अब तैयार रहिए। मैसेज यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।